हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। आप चल रहा है चैप्टर 9 के पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये जो कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो आप जो है ध्यान से इसको समझिएगा, क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर you know that plasmid and bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA। तो देखिए ध्यान से, you know that, ठीक है, आप जान रहे हैं कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज have the ability to replicate within the bacterial cell। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में, ठीक है, यह क्षमता होती है कि वह यह क्षमता होती है कि वह बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंट तरीके से, किसके इंडिपेंडेंट होके, क्रोमोजोमल डीएनए के। क्रोमोजोमल डीएनए से इसका मतलब नहीं है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो है वह क्रोमोजोमल डीएनए से इंडिपेंडेंट होके अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपने नंबर्स को बढ़ा सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, देखिए बैक्टीरिया के अंदर एक होगा आपका क्रोमोजोमल डीएनए और बहुत सारे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि सर्कुलर डीएनए होते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं क्रोमोजोमल डीएनए के। क्रोमोजोमल डीएनए के अलावा ये स्मॉल पीस ऑफ डीएनए होते हैं, सर्कुलर पार्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। तो यह प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, इन दोनों के अंदर यह क्षमता होती है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंट तरीके से, ठीक है, क्रोमोजोमल जो डीएनए है उससे इंडिपेंडेंट होके, उस पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल में बिना क्रोमोजोमल डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव टू एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए। Bacteriophage, because of their high number of per cell, have very high copy number of their genome within the bacterial cell। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज के प्रत्येक सेल में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया कोशिका में, बैक्टीरिया सेल में इनके जो जीनोम की कई कॉपी मिलती है। ध्यान से समझें, बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर ऑफ पर सेल, बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, ठीक है, इनकी एक सेल में अधिक संख्या होने के कारण हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम। ठीक है, जीनोम की जो नंबर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, किन में, बैक्टीरियल सेल में। अभी आपने देखा कि प्लाज्मिड हो चाहे बैक्टीरियोफेज हो, यह बैक्टीरिया सेल के अंदर इंडिपेंडेंट रूप से, क्रोमोजोमल डीएनए के इंडिपेंडेंट रूप से, ठीक है, अपने नंबर्स को तेजी से ग्रो कराते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। तो इसकी वजह से बैक्टीरियोफेज के नंबर्स जो होते हैं बैक्टीरिया सेल में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कॉपी तैयार हो जाती है। तो बैक्टीरियोफेज, ठीक है, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर ऑफ पर सेल।
ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज की प्रत्येक सेल में काफ़ी अधिक संख्या होने से, ठीक है, बैक्टीरिया में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। ठीक, आप पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। इसमें आपको बताया गया प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, ये दोनों बैक्टीरिया सेल में बिना क्रोमोसोमल डीएनए नियंत्रण के फ्री रूप से, मुक्त रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से, ठीक है, रेप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं, अपने नंबर को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। बैक्टीरियोफेज के प्रत्येक सेल्स में काफ़ी अधिक संख्या होने से, बैक्टीरियोफेज की प्रत्येक सेल में काफ़ी अधिक संख्या होने से, ठीक है, बैक्टीरिया में इनके जो जीनोम हैं इनकी कई, ठीक है, रेप्लिकेट मिलते हैं, इनकी कई प्रतिकृति मिलती है। ठीक, तो बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर ऑफ पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉपी मिलती है किसकी? बैक्टीरियोफेज की। सम प्लाज्मिड्स मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपी पर सेल। ठीक है, तो अब प्लाज्मिड की अगर बात किया जाए तो प्लाज्मिड जो होते हैं वे पर सेल में 1 या 2, सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपी पर सेल, वेयर एज अदर मे हैव 15 to 100 कॉपी पर सेल। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें 15 से 100 कॉपी भी मिलते हैं प्लाज्मिड के। ठीक है, तो सम प्लाज्मिड्स मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपी पर सेल। ठीक है, कुछ में 1 या 2 कॉपी मिलते हैं हर सेल में, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें 15 से 100 कॉपी भी मिल सकते हैं पर सेल में। ठीक है, तो कुछ प्लाज्मिड की, ठीक है, पर सेल में केवल 1 या 2, जबकि दूसरे की 15 से लेकर 100 तक रेप्लिकेट मिलते हैं। देयर नंबर कैन गो इवन हाइवर। ठीक है, अब इसके नंबर जो हैं हाई भी हो सकते हैं, यह नहीं कि 15 to 100 ही रहेगा, यह हाई भी हो सकता है। इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विथ बैक्टीरियोफेज आर प्लाज्मिड डीएनए। अब देखो ध्यान से, तो अब आप देख रहे हो कि यदि हमारे पास एक, ठीक है, क्षमता हो कि हम एक बाहरी पीस ऑफ डीएनए को, एलियन पीस ऑफ डीएनए को, ठीक है, जिसे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं, एलियन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड के डीएनए में ऐड कर दें, जोड़ दें। अगर हमारे पास यह कोई तरीका हो कि हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसको हम चाहते हैं नंबर्स में बढ़वाना, उस पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड के डीएनए से जोड़ दें। इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विथ बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो हम उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जितने बैक्टीरियोफेज के कॉपी तैयार होंगे, जितने प्लाज्मिड के कॉपी तैयार होंगे, क्योंकि वह उन्हीं से जुड़ चुका है, तो वह भी उतना कॉपी तैयार हो जाएगा। तो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो जितने नंबर में प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की संख्या बढ़ेगी, उतने ही संख्या जो है हमारे एलियन पीस ऑफ डीएनए की भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एलियन पीस ऑफ डीएनए जो कि बाहरी डीएनए है, जिसको हम बनवाना चाहते थे, उसको बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड के डीएनए से हमने जोड़ दिया है।
तो जितने नंबर्स रेप्लिकेट होंगे बैक्टीरियोफेज के प्लाज्मिड डीएनए के, उतने ही वो भी हो जाएंगे, क्योंकि उसी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, आप पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। इसमें हमने आपको बताया कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल में, ठीक है, बिना क्रोमोसोमल डीएनए के नियंत्रण के, बिना बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए के नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से फ्री में, ठीक है, फ्री होके रेप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं, अपने नंबर को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। कौन? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बिना क्रोमोसोमल के डिस्टर्ब किए हुए, बिना उसके कंट्रोल में। बैक्टीरियोफेज की अगर बात की जाए, ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज की प्रत्येक सेल में काफ़ी अधिक संख्या होने से बैक्टीरिया सेल में इसके जीनोम की, ठीक है, कई रेप्लिकेट मिलते हैं, कई प्रतिकृति मिलती है। ठीक है, जबकि प्लाज्मिड की अगर बात की जाए तो प्लाज्मिड की जो है, ठीक है, पर सेल में केवल 1 या 2, जबकि दूसरे में 15 से 100 तक भी रेप्लिकेट मिल सकते हैं, कापी मिल सकते हैं। इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अभी आप देख रहे हो कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो है, इसके अंदर यह पावर है कि यह बैक्टीरिया सेल के अंदर जा रहा है, तो बैक्टीरिया सेल के क्रोमोसोमल डीएनए से डिस्टर्ब न करते हुए, न होते हुए, यह इंडिपेंडेंट रूप से अपने नंबर को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें, प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए है उसी में अपना डीएनए शामिल कर दें, जिस चीज़ को हम बनवाना चाहते हैं। पीस ऑफ डीएनए ऐसा हो कि जिससे प्रोटीन का निर्माण हो, या फिर कोई एंटीबायोटिक्स बनने वाला हो, कोई हार्मोन बनने वाला हो, ऐसा एलियन पीस ऑफ डीएनए हो। उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को, जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम जोड़ दें, किससे? प्लाज्मिड से या फिर बैक्टीरियोफेज से। उसके बाद इसमें ऐड करा के हम बैक्टीरिया सेल में डाल दें। तो बैक्टीरिया सेल में डालने के बाद वो अपनी संख्या को बढ़ाएगा, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज संख्या को बढ़ेगा। तो साथ इसके वजह से हुआ कि हमारा जो इंटरेस्ट था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जिसको हमने ऐड किया था, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि हम एलियन डीएनए के पार्ट को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दें, ठीक है, जोड़ सकें, तो इनकी संख्या भी बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड की रेप्लिकेट संख्या के समान मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उतना इसको भी हम तैयार कर सकते हैं। आगे देखें, वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन, ठीक है, ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न डे की बात करें, वर्तमान समय की अगर हम बात करें, तो वेक्टर यूज एट प्रेजेंट, आज जो है हम प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, यह जो प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज है, इसको हम वेक्टर की तरह यूज करेंगे। इसके अंदर जो है हम इंजीनियरिंग करेंगे, इसके अंदर जो है हम एलियन पीस ऑफ डीएनए ऐड करेंगे, जिसको हम चाहते हैं, जिसको बनवाना है हमको, उसको जो है इसके प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के डीएनए में शामिल कर देंगे। प्लाज्मिड को काट के जोड़ देंगे, बैक्टीरियोफेज के डीएनए में काट के जोड़ देंगे। ठीक है, तो वेक्टर यूज एट प्रेजेंट, वेक्टर जो है आज यूज हो रहा है, आर इंजीनियर्ड। ठीक है, इस तरह से इसको इंजीनियर किया जा रहा है, इस तरह से इसमें चेंज किया जा रहा है, अपने इच्छा के अनुसार उसको काट के उसमें जोड़ा जा रहा है। तो वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसको आसानी से इस तरह से इंजीनियर्ड किया जा रहा है, इसमें टेक्निक लगाई जा रही है कि वेक्टर में फॉरेन डीएनए को जोड़ा जा सके आसानी से। हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, और उसके बाद जो है इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेलेक्ट कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए। ठीक है, तो वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे जो वेक्टर्स हैं, उसको इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने, बाहरी डीएनए से जोड़ने और
रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के चयन में सहायता मिलती है। ठीक है, किसका रिकॉम्बिनेंट हुआ है, किसका नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें हमें मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। यह कैसे पॉसिबल हुआ है? यह पॉसिबल हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। और किसमें किया गया है? वेक्टर में। तो वेक्टर यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो वेक्टर जो है आज जो है इंजीनियर्ड करके उसमें फॉरेन डीएनए को ऐड किया जा रहा है, एलियन डीएनए को ऐड किया जा रहा है, पीस ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया जा रहा है, और उसके बाद जो है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आसानी हो जा रही है कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट, किसमें रिकॉम्बिनेंट हुआ है और किसमें नहीं हुआ है, इसको अलग करने में मदद मिल रही है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने आपको बताया कि ये जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज हैं, ठीक है, यह बैक्टीरिया सेल के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल के बिना, उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए या उनसे डिस्टर्ब हुए बिना अपने प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, उनके नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल में बिना क्रोमोसोमल डीएनए नियंत्रण के फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी रेप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं, अपने जैसा तैयार करने की क्षमता रखते हैं। बैक्टीरियोफेज की अगर बात की जाए तो यह प्रत्येक सेल में काफ़ी अधिक संख्या से बैक्टीरिया सेल में अपने जीनोम की कई प्रतिकृतियां तैयार करता है, उसकी कई प्रतिकृतियां मिलती हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया सेल के अंदर अपना कई काफ़ी तैयार कर लेता है। ठीक है, लेकिन जब जीवाणु की बात की जाए, बैक्टीरिया की बात की जाए, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो है प्लाज्मिड की बात की जाए, तो प्लाज्मिड जो है वो पर सेल में 1 या 2 और कभी कभी 15 से 100 तक अपना रेप्लिकेट तैयार करता है। अरे कभी कभी ज़्यादा भी कर सकता है, इसकी संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब एक बात है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम एक फॉरेन डीएनए को, एक एलियन डीएनए को, जिसको हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से यह बैक्टीरिया फेज और प्लाज्मिड जब घुस रहा है जीवाणु बैक्टीरिया के सेल में और अपने संख्या को बढ़ा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि इसी बैक्टीरिया और प्लाज्मिड के साथ हम जोड़ दें अपना एलियन डीएनए, पीस ऑफ इंटरेस्ट को, तो उसी साथ साथ उसका भी नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम एलियन डीएनए पार्ट को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें तो इनकी संख्या को भी बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड की रेप्लिकेट संख्या के समान मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, वेक्टर यूज एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, ठीक है, वेक्टर जो है इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने और रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के चयन में सहायता मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब ये जो वेक्टर है इसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द फॉलोइंग आर द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर में क्लोनिंग करने के लिए, ठीक है, निम्न विशेषताओं का होना जरूरी है। एक वेक्टर को आप यूज कर रहे हैं क्लोनिंग करने के लिए, उस वेक्टर के अंदर अपने पीस ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, फॉरेन डीएनए को ऐड करेंगे, और जिस तरह से प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज अपने नंबर्स को बढ़ा रहे थे बैक्टीरिया सेल के अंदर, ठीक है, उसी तरह से प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में अपने इंटरेस्ट को डाल करके, एलियन डीएनए को डाल करके उसके नंबर को बढ़ावाना आप चाह रहे हैं, उसके अनुसार अपना प्रोटीन बनवाना चाह रहे हैं, हार्मोन बनवाना चाह रहे हैं, उसके लिए उस वेक्टर के अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द फॉलोइंग आर द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि विशेषता क्या होनी चाहिए वेक्टर की। तो सबसे पहली विशेषता यह है
कि उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करने वाला पॉइंट होना चाहिए जो स्टार्ट करे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो एक वेक्टर तैयार किया गया है, एक वेक्टर तैयार किया गया है। यहां देखें, यह है आपका ई कोलाई का एक वेक्टर है जिसका नाम है PBR 322, PBR 322। ठीक है, यह ठीक है चेंज किया गया है। ई कोलाई के अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसमें, ठीक है, साइंटिस्ट ने चेंज करके एक वेक्टर तैयार किया है जिसका नाम है PBR 322। ठीक है, अब यह जो नाम है PBR 322, इसके बारे में पहले हम बता दें। P जो है वह प्लाज्मिड के लिए है, और B और R जो आप देख रहे हैं वो एक साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, B भी एक साइंटिस्ट है और R भी एक साइंटिस्ट है। ठीक है, और 322 नंबर है, 322 नंबर पर यह प्लाज्मिड तैयार हुआ था, तो यह 322 जो है नंबर है। ठीक है, P फॉर प्लाज्मिड है और B फॉर एक साइंटिस्ट है बालिबर। ठीक है, और R है एक रॉड्री क्वेर। ठीक है, रॉड्री क्वेर। तो बालिबर और रॉड्री क्वेर ने, ठीक है, यह प्लाज्मिड की मदद से यह क्लोनिंग वेक्टर तैयार किया है और इसका नाम उन्होंने PBR 322 रखा है। 322 नंबर है, 322 नंबर वाला यह क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर साइंटिस्ट का नाम बालिबर और R फॉर साइंटिस्ट का नाम रॉड्री क्वेर। ठीक है, तो यह PBR 322 जो है एक आर्टिफिशियल वेक्टर है जिसको तैयार किया गया है। ठीक, इसमें आप देख रहे हैं इसके बहुत सारे साइट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्लोनिंग वेक्टर की विशेषता क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली विशेषता होनी चाहिए कि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, उसमें ORI होना चाहिए। तो फिगर में आप देख रहे हैं कि इसमें ORI है, यहाँ देखें ध्यान से, ORI है। अब यह ORI, ठीक है, यह जो है रेप्लिकेशन का भी काम करेगा और एक काम और करेगा, इन दोनों का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लें। या PBR 322 में यह सब क्या चीज़ें दी गई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। तो आप देखें ध्यान से, फिगर में आप देख रहे हैं इसमें जो है यह दो कलर, यहाँ यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह दोनों। ठीक है, यह दोनों PBR 322 के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यह आपके एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पार्ट है। ठीक है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पार्ट है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पार्ट है। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर 320 PBR 322, देखें ध्यान से, फिगर नंबर 9.4 में क्या कहा गया है। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर जिसका नाम है PBR 322 शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। PBR 322 में क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होते हैं? तो अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह ऐसे साइट्स हैं जहां पर एंजाइम वर्क करके इनको काटते हैं और काट कर वहाँ पर एलियन DNA को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं आपके क्लोनिंग वेक्टर में होना चाहिए जहाँ से काट कर एलियन DNA को जोड़ा जा सके। ठीक है, तो अगर वह रिस्ट्रिक्शन साइट जो है एक एंजाइम के लिए, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उस में जो वेक्टर है उसमें उसी एंजाइम के लिए कई ठो रिस्ट्रिक्शन साइट है तो बहुत ख़राब है, क्योंकि जब वो एंजाइम हम डालेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो वह प्लाज्मिड को काटेगा। और कई ठो साइट होंगे एक ही एंजाइम के लिए तो प्लाज्मिड जो है कई भागों में कट जाएगा और ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो कम से कम रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए किसी एक एंजाइम के लिए। ठीक है, अगर एक तो है तो बहुत बढ़िया है, एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट है, एक ही जगह से काटने की व्यवस्था है तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, वहाँ से कट करके वहाँ अपना एलियन DNA जोड़ देंगे तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कई ठो रहेगा तो आपका क्लोनिंग वेक्टर खराब हो जाएगा।
ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स आप देख रहे हैं, तो ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट। इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट जो है कौन कौन है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शन साइट है, PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट। ठीक है, PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट। ठीक है, पवन पस्त या एम्पिसिलिन रिस्ट्रिक्शन साइट पवन पस्त आप कह सकते हैं। PBU फर्स्ट, इसको आप पवन दिमाग में बैठाएं, और PST फर्स्ट को पस्त, पवन पस्त। तो पवन पस्त रिस्ट्रिक्शन साइट किधर होती है, वह होती है फिगर में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड होती है एम्पिसिलिन रिस्ट्रिक्शन, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पार्ट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पार्ट है, जिसकी वजह से इस प्लाज्मिड में, ठीक है, हम एम्पिसिलिन बैक्टीरिया डालें तो यह मरता नहीं है, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है। एम्पिसिलिन एक बैक्टीरिया, ठीक है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, जैसे किसी को अगर फीवर होता है, बॉडी में उसके बैक्टीरिया की हमला हो जाती है, तो उसको मारने के लिए, ठीक है, एम्पिसिलिन की दवा दी जाती है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक खिलाई जाती है। ठीक, अगर नॉर्मल रूप से हम बात करें ई कोलाई के, अगर किसी के बॉडी में ई कोलाई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ई कोलाई को मारने के लिए आप एम्पिसिलिन का कैप्सूल दे सकते हैं, जिससे ई कोलाई का नंबर्स कम हो जाएंगे, मर जाएंगे और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन बार बार आप एम्पिसिलिन दे रहे हैं तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। जो ई कोलाई है, बैक्टीरिया जो है, वह एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद अब जो है उसको जब रेजिस्टेंस हो जाएगा, तब आप एम्पिसिलिन का कैप्सूल देंगे खाने पर, तब उसका फीवर ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब वो रेजिस्टेंस हो चुका है। ठीक है, तो एम्पिसिलिन देने से यह ई कोलाई वेक्टर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। उसी तरह से टेट्रासाइक्लिन की बात है, टेट्रासाइक्लिन भी आपका एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो गया है ये भी। तो इस तरह से यह ई कोलाई वेक्टर जो आप देख रहे हैं, इनमें दोनों रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और टेट्रासाइक्लिन की भी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। इन दोनों मेडिसिन से इन पर इफेक्ट नहीं होगा। इन पर इफेक्ट कब होगा, जब हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट को हटा दें, डिस्टर्ब कर दें, तब एम्पिसिलिन इन पर असर करेगा। या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट को अगर हम हटा दें, तब इस पर टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल का असर होगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि एम्पिसिलिन को डिस्टर्ब करने के लिए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को डिस्टर्ब करने के लिए 2 रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, या तो पवनपस्त एक PBU फर्स्ट हो या PST फर्स्ट हो। ठीक है, या तो आप PBU फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दें, तब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप एलियन अपना DNA ऐड कर दें जिसको आप चाहते हैं, या फिर PST फर्स्ट को डालें और इसको आप यूज कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पार्ट को। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पार्ट में आप देख रहे हैं 2 रिस्ट्रिक्शन साइट है, एक है BAM H1 और SAL1। ठीक है, BAM H1 है और SAL1 है, ये 2 रिस्ट्रिक्शन साइट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में। अगर हम BAM H1 का यूज करें, तब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इस पर टेट्रासाइक्लिन का असर होने लगेगा। ठीक है, SAL1, ठीक है, अगर SAL1 का यूज करते हैं, तब जो है यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट डिस्टर्ब हो जाएगी और इस पर टेट्रासाइक्लिन का जो है कैप्सूल देने से इस पर इफेक्ट होगा, बैक्टीरिया मरेगा। ठीक, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट में आप देख रहे हैं 2 हैं, एक है PBU फर्स्ट और एक है PST फर्स्ट, पवन पस्त। इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं, PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट। और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट में 2 हैं, ठीक है, बंसल, इसको आप बंसल के रूप में याद कर सकते हैं, BAM H1, ठीक है, BAM H1 और SAL1, बंसल। ठीक है, बंसल का मतलब मतलब BAM को आप लीजिएगा, ठीक है, BAM H1 और SAL मिस, ठीक है, SAL फर्स्ट। ठीक है, अब यह देखें यहाँ पे, यह आपका बंसल फर्स्ट जो है देख रहे हैं, BAM H1 जो है, ठीक है, एक है आपका BAM H1 और एक है रिस्ट्रिक्शन साइट उसी में SAL1। ये 2 रिस्ट्रिक्शन साइट हैं। यह जो BAM और H1 आप देख रहे हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम हैं, उन्हीं के अनुसार इसका नेमिंग किया गया है। जैसे आप देख रहे हो कि SAL1 जो है, यह ठीक है, स्टेप्टोमाइसीज एल्बस,
स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से पता चला है इसको, इसका नाम साल 1 रखा गया है। और यह जी और टी के बीच में काटता है, जी और टी के बीच में कट करता है साल 1। ठीक है, उसी तरह से बाम H1 है, बाम H1 है। ठीक है, इसको भी जो है निकाला गया है बैक्टीरिया से और यह भी कट करने का काम करता है। ठीक, अगला जो है आप देख रहे हैं, चलो उसके अलावा आप देखें और भी साइट्स हैं, जैसे आप देखें इको R1 है, ऊपर देखें इन दोनों के जो है राइट साइड में आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो गया और लेफ्ट साइड में आप हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। और उसके ऊपर आप देखें ध्यान से यह साइट, इस साइट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इको R1 है और हिंड थर्ड है, इको R1 है और हिंड थर्ड है। ठीक है, हिंद थर्ड आप जानते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हिंद थर्ड जो है आपका, हिंद सेकंड तो पहले खोजा गया था रिस्ट्रिक्शन साइट, हिंद थर्ड जो है वो ए और ए के बीच में कट मारता है, ए और ए के बीच में कट मारता है हिंड थर्ड। ठीक है, इको R1 के बारे में आप जानते हैं, इको R1 जो है स्टीरिया कोलाई है, RY13 है इको R1, यह जी और ए के बीच में कट मारता है इको R1। ठीक, क्ले फर्स्ट। ठीक है, उसी में आप देख रहे हैं एक क्ले फर्स्ट है। यह 3 रिस्ट्रिक्शन साइट जो है ऊपर जो है आप देख रहे हैं। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है कि जो लेफ्ट साइड में टेट्रासाइक्लिन होता है और ठीक है राइट साइड में टेट्रासाइक्लिन होता है, लेफ्ट साइड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है और उसके ऊपर ठीक जो है 3 होते हैं। ठीक है, इको R1, क्ले 1 और हिंद थर्ड, इको R1, क्ले 1 और हिंद थर्ड। ठीक है, यह आप लर्न करेंगे। नीचे में आते हैं तो नीचे में आप देख रहे हैं ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI है। ठीक है, यह होना सबसे पहले जरूरी है, किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में ORI होना जरूरी है। अगर सब कुछ है ORI नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जब ओरिजिन नहीं है तो क्या मतलब है। ठीक है, तो ओरिजिन होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन होना स्टार्टिंग हुई यही से होगा, ओरिजिन होना स्टार्ट करने का काम है। और नंबर ऑफ कॉपी भी इसी पर डिपेंड करता है, कितना कॉपी बनेगा ओरिजिन डिसाइड करता है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर के कितने कॉपी बनेंगे ये ओरिजिन ही डिसाइड करेगा। तो नंबर ऑफ कॉपी भी ओरिजिन डिसाइड करेगा और स्टार्टिंग भी ओरिजिन डिसाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं एक है रोप, ROP। ठीक है, ROP है। ठीक, और उसी में आप देख रहे हैं एक रिस्ट्रिक्शन साइट है PBU सेकेंड, PBU सेकेंड, यह भी एक रिस्ट्रिक्शन साइट है PBU सेकेंड। ठीक है, तो अब देखें ध्यान से फिगर 9.4 में ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट, इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन साइट्स दिख रहे हैं कौन कौन है, हिंड थर्ड, इको R1, बाम H1, साल 1, PBU सेकेंड, PST फर्स्ट, क्ले फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा है यह तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद है ORI एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ORI है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है। ठीक, इसके अलावा क्या है, रोप, नीचे की तरफ देखें रोप है, रोप कोड फॉर द प्रोटीन रिवॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा, इसके लिए प्रोटीन की उपलब्धता किसके द्वारा होता है, रोप के द्वारा होता है। ठीक है, तो यह जो रोप आप देख रहे हैं, रोप प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में भाग लेने वाले प्रोटीन का ठीक है कूटलेखन करता है। ठीक है, कोडिंग करता है कौन, रोप। रोप जो है वह प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में भाग लेने वाले प्रोटीन का क्या करता है, कोडिंग करता है, तो रोप साइड में। और वहाँ पर एक PBU सेकेंड है रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ई कोलाई वेक्टर जिसका नाम PBR 322 है, इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, तो इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन साइट्स दिख रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट्स कौन कौन है, हिंद थर्ड है, इको R1 है, बाम H1 है, साल 1 है, PBU सेकेंड है, PST फर्स्ट है, क्ले फर्स्ट है। इसके अलावा ORI है। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी हैं दोनों साइड में, एक तरफ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक तरफ है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं रोप कोड है,
रोप है, और यह रोप किस लिए है? तो रोप है कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसके लिए कोड रोप के पास है, ठीक है। और इसके पास एक रिस्ट्रिक्शन साइट भी है, PBU सेकेंड, ठीक। तो यह आपने देखा कि PBR 322 के बारे में, जिसको जो है बालिबर और रॉड्रिक्योर ने तैयार किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम PBR 322 है, ठीक। तो इसमें सेलेक्टेबल मार्कर हैं, ड्रग रेजिस्टेंस जीन 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं। एक सेलेक्टेबल मार्कर जो है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस यह सेलेक्टेबल मार्कर है, और एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, यह सेलेक्टेबल मार्कर है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में आप देख रहे हैं कि 2 पार्ट हैं, एक है BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन साइट है, और एक है SAL1 रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। उसी तरह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट में 2, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो पार्ट है उसमें भी 2 रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, एक है PBU फर्स्ट और एक है PST फर्स्ट। तो इधर हो गया आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट जो कि आपके राइट साइड में है, यह है लेफ्ट साइड में है जो कि ये पवनपस्त, इसको आप याद करें, पवनपस्त, PBU फर्स्ट PST फर्स्ट। और इधर बंसल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो कि आपके राइट साइड में है, तो बंसल मतलब BAM-H1 और सल मतलब HCl फर्स्ट, BAM-H1 और HCl फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट आप लर्न कर लें 8 होता है, ठीक है। सबको ऐड कर दिया जाए तो 8 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट इन PBR 322, तो आंसर क्या आप देंगे? 8, ठीक है। तो यह टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट हो गए। अब आइए NCERT पढ़ते हैं और इसकी चीज़ों को समझते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर का आप यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, इसके बारे में। तो सबसे पहले आपने देखा कि उसके अंदर स्टार्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसको रेप्लिकेशन स्टार्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका मतलब उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जैसा आपने PBR 322 में देखा है, ORI था उसमें। यह क्या काम करेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, ठीक है। यह एक ऐसा सीक्वेंस है ORI जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। यह वह अनुक्रम है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, ठीक है। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, ठीक है। अगर कोई भी पीस ऑफ DNA इस सीक्वेंस से जुड़ता है, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट, ठीक है। वह रेप्लिकेट करेगा, उसके अंदर रेप्लिकेट के लिए बना है, रेप्लिकेट की क्षमता पैदा होगी। दिस इज, ठीक है। तो वो जो ORI साइट जो है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है वो कैसा सीक्वेंस है? तो दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, यह वह अनुक्रम है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। एंड एनी पीस ऑफ DNA वे लिंक टू दिस, ठीक है। जब कोई DNA का कोई पार्ट, कोई टुकड़ा इस अनुक्रम से जुड़ जाता है, दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, ठीक है। तो वह होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करने की क्षमता उसमें आ जाएगी, ठीक है। वह होस्ट सेल के अंदर प्रतिकृति कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ORI साइट क्या है? यह वह सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, और जब कोई DNA का टुकड़ा इस सीक्वेंस से जुड़ जाता है तब होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, रेप्लिकेट कर सकता है। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA, यह दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, यह ORI साइट जो है इसलिए भी जिम्मेदार है, किस लिए? फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक DNA, ठीक है। लिंक जो DNA है, जो DNA आप जोड़े हैं, एलियन पीस ऑफ DNA जो है, साइट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वह कितना कॉपी तैयार होगा ये ORI ही कंट्रोल करेगा,
ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉपी को भी कंट्रोल ORI कर रहा है और स्टार्ट करने का भी काम ORI का है। ठीक है। तो यह वह अनुक्रम है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, और जब कोई DNA का पार्ट इस सीक्वेंस से जुड़ जाता है तब होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। और यह सीक्वेंस जो है, यह अनुक्रम जो है, वो जोड़े गए DNA के ठीक है, जोड़े गए DNA की संख्या को नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है, कितना कॉपी तैयार होगा। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक DNA। लिंक DNA के कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबल जो है ORI का ही है। सो इफ वन वांट टू रिकवर मेनी कॉपी ऑफ द टारगेट DNA, ठीक है, इसलिए अगर कोई चाह रहा है कि टारगेट DNA की बहुत सारी कॉपी मिले, रिकवर हो, इट शुड बी क्लोन इन ए वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो उस समय यह ओरिजिन जो है सपोर्ट करेगा बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपी तैयार करने में। ठीक है। तो इसलिए यदि कोई जो है टारगेट DNA की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाह रहा है, ठीक है, एलियन DNA की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाह रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है, जिस हार्मोन प्रोटीन को बनवाना है उसकी काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है, तो इसे संवाहक में, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर में क्लोन करना चाहिए। ठीक है, जिसका ओरिजिन अत्यधिक कॉपी बनाने में सहयोग करेगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं, सो इफ वन वांट टू रिकवर मेनी कॉपी ऑफ टारगेट DNA, ठीक है, यदि कोई चाह रहा है कि हमें टारगेट DNA की बहुत सारी कॉपी तैयार हो, एलियन DNA की बहुत सारी कॉपी तैयार हो, तो इट शुड बी क्लोन्ड इन वेक्टर ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी ऑफ नंबर। ठीक है। तो यह जो ओरिजिन साइट है, यह हाई कॉपी ऑफ नंबर को तैयार करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट के बारे में आपने देखा, इसके दो काम हैं, एक को स्टार्ट करना और एक नंबर ऑफ कॉपी को बढ़ाना। ठीक। अब आते हैं सेलेक्टेबल मार्कर पे। सेलेक्टेबल मार्कर पे, सेलेक्टेबल मार्कर के आप बारे हम बताया कि टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है। जिसमें आप देख रहे हैं कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट की तरफ है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट की तरफ है, दो पवन पस्त, PBU फर्स्ट, PST फर्स्ट, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट के बाम H1 बंसल बाम H1 है और SCL 1 है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि रोप पर भी एक है, PBU सेकेंड, और ऊपर आप देख रहे हैं इको R1, क्लेवन, हिंद थर्ड। ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। ठीक है, जहां से हम काट करके अपने फॉरेन DNA को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, इसका होना बहुत जरूरी है एक वेक्टर के अंदर। ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है एक अच्छे वेक्टर की क्या होनी चाहिए, उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है, पहले ओरिजिन होना चाहिए, स्टार्ट करने वाला होना चाहिए, कॉपी की संख्या बढ़ाने वाला होना चाहिए, तो वह ORI से काम हो जाएगा। दूसरी है कि आप सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जहां से हम काट करके अपने फॉरेन DNA को जोड़ सकें। देखें ध्यान से, इन एडिशन टू ORI, ठीक है, ORI के साथ द वेक्टर रिक्वायर अ सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, ORI के साथ साथ एक वेक्टर को सेलेक्टेबल मार्कर की जरूरत होती है। इन एडिशन टू ORI द वेक्टर रिक्वायर्स अ सेलेक्टेबल मार्कर which help in identifying and eliminating non-transformant and selectively ठीक है, permitting the growth of the transformant। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ORI के अलावा एक वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो किस में मदद करेगा, which help in identify। यह सेलेक्टेबल मार्कर जो है यह मदद करेगा, किससे मदद करेगा, पहचान करने में। किसकी पहचान करने में, ठीक है, किसको अलग करने में, आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में। किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और सेलेक्टेबल परमिटिंग। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने में, किसको अलग करने में, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने में यह सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प करेगा। ठीक है, विच हेल्प टू आइडेंटिफाई। ठीक है, यह पहचान करने में भी मदद करेगा और उसके साथ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करने में भी मदद करेगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
जब हम परिवर्तन करना चाह रहे थे तो कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड होंगे कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है अर्थात वह नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने में, ठीक है, और बाकी जो ट्रांसफॉर्मेंट हैं, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इनको पहचान करने में यह मदद करेगा। ठीक है, तो इन एडिशन टू ORI, ठीक है, ORI के साथ साथ एक वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए और यह सेलेक्टेबल मार्कर पहचान कराएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को। ठीक है, तो विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, और वह सेलेक्ट कराएगा, ठीक है, ताकि जो है ग्रो हो सके कि कौन ग्रो हो सके, ट्रांसफॉर्मेंट, जो ट्रांसफॉर्मेंट जो है वह ग्रो हो सके, उसको सेलेक्ट करने में यह मदद करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो आपका सेलेक्टेबल मार्कर है यह ORI के साथ, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर में यह सेलेक्टेबल मार्कर का होना आवश्यक है। ठीक है, यह जो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, ताकि जो है ट्रांसफॉर्मेंट की पहचान की जाए। अब प्रश्न है कि यह चीज़ें है क्या, यह ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, यह चीज़ें क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में मदद करेगा सेलेक्टेबल मार्कर, उनको अलग करने में मदद करेगा सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है इसके बारे में देखें। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक प्रोसीजर है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम पहचानने में कैसे, सेलेक्टेबल मार्कर मदद करेगा ट्रांसफॉर्मेशन को पहचानने में। ठीक है, मतलब नॉर्मल प्लाज्मिड है और एक प्लाज्मिड है जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसके अंदर आपका एलियन DNA जुड़ चुका है। ठीक है, तो जिस प्लाज्मिड के अंदर आपका एलियन DNA जुड़ चुका है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उसका परिवर्तन हो चुका है। तो जो परिवर्तन वाला प्लाज्मिड है उसको पहचानने में सेलेक्टेबल मार्कर आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इन होस्ट बैक्टीरियम। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा, ठीक है, एलियन पीस ऑफ DNA को होस्ट के बैक्टीरियम के अंदर डाला जाता है, जो होस्ट बैक्टीरिया है उसके अंदर डाला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इन ए होस्ट बैक्टीरियम। ठीक है, होस्ट बैक्टीरियम के अंदर पीस ऑफ DNA को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सबसिक्वेंट सेक्शन, इसके बारे में हम आगे अभी बताएंगे, सबसिक्वेंट सेक्शन में ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और हम बताएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर है जिसमें पीस ऑफ DNA को होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंटर कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर बात की जाए द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ठीक है, जो जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक प्लाज्मिड में, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, या फिर क्लोरोफेनिकॉल रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, या फिर केनामाइसिन का रेजिस्टेंस है, ETC। ठीक है, यह क्या है, जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट साइट हैं एंटीबायोटिक्स के प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, अगर ये जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट साइट प्लाज्मिड के अंदर है तो ठीक है, इन एंटीबायोटिक से वो हम नहीं मरेगा क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस है, इन एंटीबायोटिक का उनके ऊपर असर नहीं होगा। एम्पिसिलिन का, क्लोरोफेनिकॉल का, टेट्रासाइक्लिन का, केनामाइसिन का, इनके द्वारा वह नहीं मरेगा क्योंकि उसके पास इसके रेजिस्टेंस साइट हैं। ठीक है, तो आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें एक यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर इकोलाई के लिए लेना होगा। ठीक है, तो यह देखना होगा कि उन पर जो है कौन सा रेजिस्टेंस साइट है, वह एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला है। तो PBr 322 में आपने देखा कि 2 रेजिस्टेंस साइट हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था। तो इन पर जो है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का असर नहीं होगा, इन दवा का असर नहीं होगा।
उनको मारने में, क्योंकि उनके पास उसकी रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इसको मारना चाहते हैं तो एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के अलावा जो ड्रग हैं दिया जाएगा, जैसे क्लोरोफेनिकॉल दे दें, कैनामाइसिन दे दें, तो इससे वह जो है इकोलाई मर जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पर जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, तो इन दवाओं का असर उस पर नहीं होगा। तो यह बातें हो ध्यान रखना है कि सेलेक्टेबल मार्कर जो है इकोलाई का, ठीक है, उन पर कौन कौन से हैं रेजिस्टेंस साइट हैं। द नॉर्मल रूप से अगर देखा जाए इकोलाई पे, तो नॉर्मल इकोलाई पे कोई रेजिस्टेंस साइट नहीं होती है, किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, देखें ध्यान से, द नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेन एनी दीज एंटीबायोटिक। नॉर्मल रूप से इकोलाई सेल में किसी भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, अभी आपने PBR 322 में रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है, ये तो तैयार किया गया है। यह तो उसको बार बार एंटीबायोटिक्स देकर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन उसको रेजिस्टेंस किया गया है। ठीक है, उसके अंदर यह प्रॉपर्टी आई है कि उन दवाओं का असर उन पे न हो, उसके अंदर तैयार किया गया। PBR 322 तो तैयार किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। इसको तैयार किया बालिबर और रड्रिक्यूवर ने, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, बालिबर और रड्रिक्यूवर के नाम पर। PBR, P मतलब प्लाज्मिड, B मतलब बालिबर, R मतलब रड्रिक्यूवर, और 322 नंबर है, नंबर पे इसको वर्क हुआ है इस पर। ठीक है, साइंटिस्ट ने कई नंबर में एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने 322 नंबर वाला एक्सपेरिमेंट वाला प्लाज्मिड है। तो नॉर्मल रूप से आपने देखा कि प्लाज्मिड के अंदर, इकोलाई के अंदर किसी भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को इकोलाई का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको आप इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक दे देंगे तो इकोलाई मर जाएगा। लेकिन अगर बार बार आप दे रहे हैं उसको, टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं, ठीक है, और एम्पिसिलिन दे रहे हैं, तो उसके अंदर उस बैक्टीरिया जो है अपने आप को बचाने के लिए उसमें अपने रेजिस्टेंस बना लेता है, उस एंटीबायोटिक के प्रति लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, तब उन दवा का असर नहीं होगा। तब एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन देंगे उसको खाने के लिए तो उस पर असर नहीं होगा, तब आपको दवा बदलनी पड़ेगी, तब उसको कैनामाइसिन देना होगा, क्लोरोफेनिकॉल देना होगा। ठीक है, और यह भी अगर लंबे समय तक आप देंगे तो उसका भी रेजिस्टेंस साइट डेवलप हो जाएगा, तब आपको अगले ग्रेड वाला एंटीबायोटिक्स देना होगा। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर में आपने पढ़ा कि जो सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है, इन एडिशन टू ORI द वेक्टर रिक्वायर ए सेलेक्टेबल मार्कर। ORI के अलावा वेक्टर के अंदर एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और यह सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प करेगा, ठीक है, ट्रांसफार्मेंट को अलग करने में। ट्रांसफार्मेंट कौन है? ट्रांसफार्मेंट वह प्लाज्मिड ट्रांसफार्मेंट है जिनमें आपका DNA जुड़ चुका है। ठीक है, तो जब आप तैयार करेंगे अपने इच्छा अनुसार प्लाज्मिड को, तो उसमें 3 तरह के बनेंगे। एक ऐसा होगा जो कि नॉन ट्रांसफार्मेंट होगा, जिनमें कुछ जुड़ा ही नहीं होगा। ठीक है, एक ऐसा होगा जो नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफार्मेंट होगा, जिनमें रिकम्बिनेंट भी होगा और ट्रांसफार्मेंट भी होगा, और एक होगा रिकम्बिनेंट ट्रांसफार्मेंट। ठीक है, तो इन लोगों को अलग करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर जो है पहचान करने में मदद करेगा, और क्या करेगा? एलिमिनेट नॉन ट्रांसफार्मेंट को अलग करने में मदद करेगा, एंड सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफार्मेंट। ठीक है, और ट्रांसफार्मेंट के ग्रोथ में मदद करेगा, परमिट देगा, जो सेलेक्टिवली परमिट देगा ग्रोथ ऑफ ट्रांसफार्मेंट के। ठीक है, अब यह ट्रांसफार्मेशन क्या होता है? तो ट्रांसफार्मेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इन ए होस्ट सेल। ट्रांसफार्मेशन एक प्रोसीजर है जिसमें पीस ऑफ DNA को होस्ट सेल के अंदर इंटर कराया जाता है। ठीक है, यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सबसिक्वेंट सेक्शन। इसके प्रोसेस के बारे में आपको आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली रूप में आपने देखा कि द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। नॉर्मली जो है जीन जो है वह एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस, ठीक है, तैयार किया जाता है, जैसे कि एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस हो, क्लोरोफेनिकॉल का हो, या टेट्रासाइक्लिन का, कैनामाइसिन का हो। ठीक है, आर कंसीडर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर। इकोलाई के लिए यह यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस साइट हो एंटीबायोटिक्स का।
ठीक है। द नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी दिस एंटीबायोटिक। ठीक है, नॉर्मल जो इकोलाई होगा वो इन एंटीबायोटिक के प्रति उसके में रेजिस्टेंस नहीं होगी। पीवीआर 322 में रेजिस्टेंस तैयार किया गया है वैज्ञानिक के द्वारा, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर में क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि ORI होना चाहिए, दूसरा जो है सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और तीसरा क्लोनिंग साइट होना चाहिए। तीसरा आप देखें क्लोनिंग साइट। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। ठीक है, क्लोनिंग साइट जहां आपको ऐड करना है, फॉरेन डीएनए को ऐड करना है, एलियन डीएनए को ऐड करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है, यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। यह तीसरी प्रॉपर्टी देखें ध्यान से। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, ठीक है, प्रीफेवरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। कह रहा है कि जो क्लोनिंग साइट्स हैं जहां पर आपको एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ना है, ठीक है, वह बहुत कम ही होना चाहिए, वह जगह कम ही होना चाहिए एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। ठीक है, नॉर्मल रूप से एक ही होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। जैसे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वह काट की जगह तैयार करेंगे और वहाँ पे आपका एलियन डीएनए जुड़ेगा, तो वह एंजाइम के काटने वाला जो जगह है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, जहाँ संभव हो कि एक ही हो, वेरी फ्यू, बहुत कम हो। ठीक है, अगर बहुत कम रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक जगह आपका डीएनए जुड़ जाएगा। लेकिन अगर कई साइट है तब, तो अगर कई साइट है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो जाके जहीं जहीं पाएगा काट देगा, आपका प्लाज्मिड खराब हो जाएगा, फ्रेगमेंट आप प्लाज्मिड हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्लोनिंग साइट्स जो हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए। क्लोनिंग साइट्स पे आपको एलियन डीएनए को जोड़ना है। ठीक है, द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, वेक्टर के अंदर बहुत कम क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए जहां पे एलियन डीएनए को जोड़ना है। ठीक है, प्रीफरेबली सिंगल। ठीक है, और यह सिंगल होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल रहेगा, अगर एक ही जगह से कटेगा तो वहीं जोड़ लेंगे, लेकिन एक से अधिक रहेगा तो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कई जगह काट देगा, आपका प्लाज्मिड खराब हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यह होना चाहिए कि उसमें बहुत कम साइट होना चाहिए काटने वाला। ठीक है, अगर एक एंजाइम के लिए एक ही साइट है तब तो बहुत बढ़िया है, वह जाएगा वहाँ से खट से कटेगा, जगह बनेगा, वहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही प्लाज्मिड के अंदर उस एंजाइम के लिए कई साइट होंगे, उसी एंजाइम का कई साइट है, तब तो प्लाज्मिड खराब हो जाएगा, कई जगह से कट जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू। ठीक है, बहुत कम होना चाहिए, प्रीफरेबली सिंगल, हो सके तो सिंगल हो। रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिकॉग्निशन साइट्स जो है जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, वहाँ पे काटेंगे जहाँ पर एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ा जाएगा, यह साइट जो है कम से कम होना चाहिए और हो सके तो एक होना चाहिए। देखें ध्यान से। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अगर एक से अधिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे एक एंजाइम के लिए, तो वेक्टर जो है बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, उसके बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे और वह खराब हो जाएगा। ठीक है, वह यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। ठीक है, अगर वेक्टर के अंदर रिकॉग्निशन साइट्स एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कई होंगे, तो उसकी वजह से इसके टुकड़े बन जाएंगे और टुकड़े बनने के कारण यह खराब हो जाएगा, प्लाज्मिड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होना चाहिए, लेकिन अलग अलग होना चाहिए, एक ही के लिए कई ठो नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट तो होने चाहिए, लेकिन अलग अलग होने चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए एक के लिए। अगर कई ठो रिस्ट्रिक्शन साइट है तब तो अलग अलग लोगों के लिए तब तो फायदा है। ठीक है, अगर आपके पास PVU फर्स्ट है, एक ही जगह है, तब तो बहुत बढ़िया, अति उत्तम है। PBU फर्स्ट कई जगह है, तब तो भाई नुकसान है, टुकड़े टुकड़े कट जाएंगे, खराब हो जाएगा प्लाज्मिड।
ठीक है। तो एक वेक्टर के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही हो तो बहुत बढ़िया है, और ठीक है, और उस पर अलग अलग एंजाइम के लिए साइट्स हैं तब तो अति उत्तम है। आपके पास जो एंजाइम उपलब्ध है उसका आप यूज करेंगे और वहाँ से कट होगा, वहाँ से आप मार देंगे, अपने एलियन डीएनए को ऐड कर देंगे। तो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अगर कई ठो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे तो यह कट जाएगा कई जगह से और टुकड़े बन जाएंगे। देखें, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जिसकी वजह से जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, कई टुकड़ों में कट जाएगा, प्लाज्मिड बेकार हो जाएगा और जीन क्लोनिंग जो है कठिन हो जाएगी, ठीक है। अब जो है देखें ध्यान से, द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एज ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन 1 or 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। एक या दो रेजिस्टेंस जीन की लिगेशन जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए, एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए सामान्यतः काम में जो लिए जा रहे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसके लिए वेक्टर में कुछ या एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए, एक ही रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए, ठीक है। वेक्टर के अंदर एक से अधिक, ठीक है, वेक्टर के अंदर एक से अधिक, ठीक है, साइट होने पर इसके कई फ्रेगमेंट बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को कठिन बना देते हैं, ठीक है। फॉरेन डीएनए का जो बंधन है, जुड़ना जो है, लिगेशन जो है, उन दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में से, ठीक है, एक में स्थित बाइंडिंग स्थल पर किया जाता है, ठीक है। द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट, ठीक है, जो एलियन डीएनए को आप लिगेशन कर रहे हैं, एलियन डीएनए को आप जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, वह एक ही जगह करेंगे, या तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पे कर दें या तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे कर दें, किसी एक ही पर करना है। द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट, जो एलियन डीएनए है, जो पीस ऑफ इंटरेस्ट है आपका, जिसको आपको जोड़ना है प्लाज्मिड में, तो द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन 1 or 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसमें एक ही को आपको यूज करना है, ठीक है, एलियन डीएनए के लिगेशन के लिए, एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए। या तो आप एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट को यूज कर लें एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए, ठीक है, या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट को यूज कर लें एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए। किसी एक ही का यूज करना है, दोनों का यूज नहीं करना है। तो द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट ए रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन 1, ठीक है, केवल एक पर यूज करना है ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फॉरेन डीएनए है, ठीक है, एलियन डीएनए है, उनका जो बंधन करना है, उनका जो लिगेशन करना है, वह उन दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में से एक ही स्थिति पर, एक ही पोजीशन पर, बाइंडिंग साइट पर किया जाएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, PBR 322 को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लिगेट अ फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब आप एक फॉरेन डीएनए को लिगेट कर रहे हैं, ठीक है, एक फॉरेन डीएनए को लिगेट कर रहे हैं, कहाँ लिगेट कर रहे हैं, एट द बाम H1 साइट, ठीक है, बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR 322। तो आप जो है बाम H1 साइट, जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है PBR 322 में, देखें ध्यान से, PBR 322, यह आपका PBR 322 यह है आपका, और यह बाम H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आपने यूज किया, बाम H1 रिस्ट्रिक्शन साइट का आपने यूज किया, आपने बाम H1 को यूज किया है, ठीक है।
और यह बाम H1 मिलता कहाँ पे है? यह बाम H1 साइट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे यह आपका बाम H1 है और आपने इसको यूज किया और यह A और G के बीच में काटता है। ठीक है, हाँ, बाम H1 जो है यह भी काटता है और आपने इसका यूज किया। ठीक, देखे ध्यान से। चलो समझते हैं। देखें, यू कैन लिगेट अ फॉरेन डीएनए एट द बाम H1 साइट। ठीक है, आप जो है फॉरेन डीएनए को कहाँ जोड़ रहे हैं? बाम H1 साइट पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे बाम H1 साइट। बाम H1 का आपने यूज किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने किसको डाला? बाम H1 को। बाम H1 ने क्या किया? काट दिया, यहाँ से काट दिया इसको बाम H1 ने। और इस जगह पे आपने क्या किया? आपने अपना एलियन डीएनए को जोड़ दिया और यह बाम H1 किधर आता है? बाम H1 आता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पे। ठीक है, तो यू कैन लिगेट अ फॉरेन डीएनए, ठीक है, एट बाम H1 साइट। अब बाम H1 साइट है कहाँ पे? आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर PBR 322। ठीक, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। और जब यहाँ पे आप जोड़ देंगे तो अब इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर जो था वो समाप्त हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर एलियन डीएनए जोड़ने से बाम H1 साइट्स पर आपने एलियन डीएनए जोड़ दिया। अब एलियन डीएनए जुड़ने से यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इसकी प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। अब टेट्रासाइक्लिन डालने पर ही मर जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट अब क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर बाम H1 की वजह से। ठीक है, तो बाम H1 इसको काट दिया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट डिस्टर्ब हो गया और यहीं पे आपने फॉरेन डीएनए को ऐड करा दिया, एलियन डीएनए को ऐड करा दिया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि किसी भी रिस्ट्रिक्शन साइट पे, चाहे हम एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस साइट हो या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट हो, किसी एक साइट का यूज करेंगे और जिस साइट का यूज करेंगे अपने एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए, तो जब वहाँ जुड़ेगा तो वह रजिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। अगर एम्पीसिलिन साइट पे जोड़ेंगे तो एम्पीसिलिन रजिस्ट्रेटिव समाप्त हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन वाले पे जोड़ेंगे तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति रजिस्ट्रेटिव समाप्त हो जाएगी। जैसा आपने देखा कि टेट्रासाइक्लिन रजिस्ट्रेटिव साइट पे आपने बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया और वहाँ पे कट मारा और कट मार के वहाँ पर एलियन पीस ऑफ डीएनए को आपने ऐड किया डीएनए लाइगेज की मदद से, और ऐड होने के बाद आप देख रहे हैं अब इस में टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस समाप्त हो गई है। अब टेट्रासाइक्लिन दवा देने पर यह मर जाएगा। ठीक, तो यह बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि देखे ध्यान से, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार होगा, विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को क्या करेगा? लॉस कर देगा, समाप्त कर देगा। देखें, टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, उस जगह पे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देने से टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाई प्लाटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। ठीक है, तो लेकिन समाप्त तो हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर जो है समाप्त हो जाएगी, लेकिन कुछ फायदा भी होगा, इसको अलग करने में मदद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस प्लाज्मिड को हम अलग कर लेंगे इसकी मदद से। ठीक है, तो ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वन से इसको सेलेक्ट करने में मदद मिलेगा बाय द प्लेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम से इसको सेलेक्ट करने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि आप जो एलियन डीएनए है उसको PBR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है, जो जीन है उस पर जोड़ सकते हैं, और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस है वह एलियन डीएनए के निवेशन से समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो रूपांतरज है वो एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेंट से अभी भी चयन कर सकते हैं। किस पर फैला के? एम्पिसिलिन पर फैला के, एम्पिसिलिन मीडियम पे फैला के हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो द ट्रांसफार्मेंट, देखिए ध्यान से, द ट्रांसफार्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड एट मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसको टेट्रासाइक्लिन को तो इसको नहीं मार पाएगा। ठीक है, एम्पिसिलिन साइट पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन तो इसको मारेगा, लेकिन एम्पिसिलिन नहीं मारेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस किसकी समाप्त हुई है? आप जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे क्लोनिंग किए हैं, टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस साइट है, या जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है आपकी, इस पर आपने फॉरेन डीएनए को ऐड किया है, तो टेट्रासाइक्लिन की रजिस्टिविटी समाप्त हो गई है, लेकिन एम्पिसिलिन की रजिस्टिविटी समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन देने से यह मर जाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन देने से नहीं मरेगा। ठीक है, तो आप एम्पिसिलिन का यूज करके आप अलग कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन देने से मर जाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट तो अभी है इसके पास, तो एम्पिसिलिन की मदद से आप इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको अलग कर लेंगे, ठीक है, एम्पिसिलिन की मदद से। देखिए यही बातें यहाँ कही जा रही हैं कि नॉन रिकम्बिनेंट 1 बाई, ठीक है, प्लेटिंग द ट्रांसफार्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, द ट्रांसफार्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन। ठीक है, जो ट्रांसफार्मेंट है वो एम्पिसिलिन में तो ग्रो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट तो अभी है उसके पास, तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का उस पर असर नहीं होगा। टेट्रासाइक्लिन वाला ने समाप्त हुआ है, टेट्रासाइक्लिन का असर होगा, टेट्रासाइक्लिन से वो मर जाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन वाला तो है, एम्पिसिलिन से नहीं मरेगा। तो द ट्रांसफार्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, उसके बाद जो है इसको टेट्रासाइक्लिन में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले आपको एम्पिसिलिन छिड़कना है। ठीक है, तो एम्पिसिलिन में वो नहीं मरेगा, तो एम्पिसिलिन में नहीं मरेगा, ठीक है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। तो पहले टेट्रासाइक्लिन छिड़कने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, पहले एम्पिसिलिन छिड़किए, तो एम्पिसिलिन छिड़केंगे तो वो नहीं मरेगा, तो उसके लिए अलग हो जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है तो मर ही जाएगा, तो टेट्रासाइक्लिन से भी मर जाएगा, एम्पिसिलिन से भी मर जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल वाला तो एम्पिसिलिन से भी मर जाएगा और टेट्रासाइक्लिन से भी मर जाएगा, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। और अगर जो टेट्रासाइक्लिन वाला है तो एम्पिसिलिन छिड़कने से नहीं मरेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि एम्पिसिलिन से नहीं मरा है, इसका मतलब ये ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला है। ठीक है, उसको अलग कर लेंगे। ठीक, तो द ट्रांसफार्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ट्रांसफार्मेंट जो है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा। ठीक है, ध्यान से समझें, एक बार और हम समझा रहे हैं आपको। देखें, आपको अलग करना है। ठीक है, आपको अलग करना है। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप कैसे जानेंगे कि हमारा रिकम्बिनेंट तैयार हो गया है? ठीक है, तो आप जो है आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट जो है उसको आपने डिस्टर्ब किया है, वहाँ पे BAM-H1 का आपने यूज किया है। तो अब यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट जो है डिस्टर्ब होने की वजह से टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालने से यह आपका ई-कोलाई ख़त्म हो जाएगा, ई-कोलाई जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन एम्पिसिलिन डालने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट उसके पास है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस उसके पास है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल रहेगा ई-कोलाई, वो तो चाहे एम्पिसिलिन डालें चाहे टेट्रासाइक्लिन डालें तो मर जाएगा। तो नॉर्मल वाला जो है वो समाप्त हो जाएगा। नॉर्मल वाला मतलब जो आपका है नॉन ट्रांसफार्मेंट, जो नॉन ट्रांसफार्मेंट है तो वह एम्पिसिलिन डालने से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफार्मेंट होगा, ठीक है, ट्रांसफार्मेंट होगा, वो एम्पिसिलिन से नहीं मरेगा, एम्पिसिलिन से नहीं मरेगा, वो टेट्रासाइक्लिन से मरेगा। तो हम जो है दूसरा काम करेंगे कि एम्पिसिलिन डालेंगे अपने मीडियम में। क्या डालेंगे? एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन डालेंगे तो नॉन ट्रांसफार्मेंट तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नॉन ट्रांसफार्मेंट वाला तो समाप्त हो जाएगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ वो तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसमें एम्पिसिलिन डालने से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला बच जाएगा। और जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला बच गया है, इसका मतलब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इसमें समाप्त हुआ है, एम्पिसिलिन नहीं समाप्त हुआ था। तो वह आप उसको अलग कर लेंगे और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि द ट्रांसफार्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ट्रांसफार्मेंट जो है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा,
क्योंकि अभी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस पावर उसके पास है, टेट्रासाइक्लिन ना समाप्त हुआ है। तो द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद आप टेट्रासाइक्लिन में उसको ट्रांसफर करेंगे तो वह मर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस उसके पास समाप्त हो चुकी है। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो एन एम्पीसिलिन। रिकॉम्बिनेंट जो है वो एम्पीसिलिन में ग्रो करेगा, ठीक है। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो एन इन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो देखे ध्यान से बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट जो है वो एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा, क्योंकि एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंस पावर उसके पास है, ठीक है। लेकिन बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर उसकी समाप्त हो गई है BAM-H1, ठीक है। BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने से, ठीक है, वहाँ से कट हुआ है और कट होके आपने एलियन डीएनए वहाँ पर जोड़ दिया था, इसलिए उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर समाप्त हो गई थी, इसलिए वो टेट्रासाइक्लिन डालने से मर जाता था, ठीक। लेकिन एम्पीसिलिन साइट रेजिस्टेंस अभी जिंदा है उसकी, इसलिए एम्पीसिलिन पर उसका असर नहीं होता था। तो द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। बट आगे देखें, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक, ठीक है। देखिए जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिनके पास दोनों है, जिनके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस भी है अभी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है, वो तो दोनों पर ग्रो करेंगे, उन पर दोनों एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, ठीक है। तो बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वे विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक। नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होंगे वो दोनों एंटीबायोटिक पर ग्रो करेंगे, वह टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी ग्रो करेंगे, एम्पीसिलिन वाले भी मीडियम में ग्रो करेंगे, क्योंकि उनके पास दोनों का रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ठीक। आगे देखें, इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। इस केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर है उसके पास, तो आपको ट्रांसफॉर्मेंट का पता लगाने में मदद करेगा। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। इस स्थिति में वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो मदद करेगा ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने में, मदद करने में, पता लगाने में, ठीक है। वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जबकि जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट, ठीक है, अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, जबकि दूसरा एंटीबायोटिक जो है वह इनएक्टिवेट होगा। क्यों इनएक्टिवेट हो गया था? इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, क्योंकि उसकी जगह पे आपने एलियन डीएनए को ऐड कर दिया था, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी समाप्त हो गई थी, ठीक है। इनएक्टिवेट ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो एक जो था जैसे अभी आपने PBR 322 में देखा, इसमें आपने देखा था कि BAM-H1 पर जोड़ने की वजह से वह, ठीक है, BAM-H1 पर जोड़ने की वजह से, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस समाप्त हो गई थी, लेकिन एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंस समाप्त नहीं हुई थी। इसलिए जो एम्पीसिलिन डालने से इस पर असर नहीं होता था, लेकिन टेट्रासाइक्लिन डालने पर उस पर असर होता था, क्योंकि उसका जो है रेजिस्टेंस पावर समाप्त हो गई थी एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ने की वजह से, ठीक है। वही बातें यहाँ पर कह रहा है कि इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प, ठीक है, अगर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो वह मदद करेगा ट्रांसफॉर्मेंट को पता करने में, सेलेक्ट करने में, ठीक है। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, वेयर एज, जबकि
द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट इनएक्टिवेट, जबकि दूसरा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वह इनएक्टिवेट हो गया था, वह काम नहीं कर रहा था। क्यों? ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, क्योंकि वहाँ पर एलियन डीएनए को ऐड किया गया था। ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, और लेकिन वह रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में मदद करेगा। ठीक है, तो यह बातें थी आपकी PBR 322 की, PBR 322 की। ठीक स्टूडेंट्स, अब एक दूसरा क्लोनिंग वेक्टर की बात यहाँ की जाएगी, एक दूसरे क्लोनिंग वेक्टर की बात की जा रही है। ठीक है, इस क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम लोग, तो अब हम लोग बात करेंगे PUCB वेक्टर का। एक आपका वेक्टर है PUCB वेक्टर, PUCB वेक्टर। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे PBR 322 की, अब हम लोग बात करेंगे PUCB वेक्टर। ठीक है, PUCB वेक्टर जो है यह कलर के बेस पर, कलर के बेस पर आप जो है पता कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पता कर सकते हैं किस बेस पे? कलर के बेस पे। ठीक है, तो वह आपका है PUCB वेक्टर। तो इस PUCB वेक्टर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।